चंद्रशिला पहाड़ों के अंदर गरीब परिवार का अंडरग्राउंड महल। पहाड़ियों के बीच बसे शीतलपुर गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझे। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कपा रही थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन मीरा का हौसला उस ठंड से भी ज्यादा मजबूत था। घर की छत टपक रही थी और खिड़कियों की दरारों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। फिर भी मीरा अपनी पुरानी मशीन पर पैर चला रही थी। मशीन का तेल ठंड से जम गया था, जिससे पहिया भारी चल रहा था। अरे मीरा, ओ मीरा, बेटा कितनी ठंड है आज। अंगीठी के पास आजा, उंगलियां सुन्न हो जाएंगी तेरी सिलाई करते करते। देख तो तेरे होंठ भी नीले पड़ रहे हैं। बस माँ, ये ऊनी कुर्ता पूरा कर लूँ। सरपंच जी की पत्नी ने मंगवाया है, कल तक देना है। अगर आज नहीं सिला तो राशन के पैसे कहाँ से आएंगे? और बाबूजी की खांसी की दवाई भी तो लानी है। रहने दे बेटी, मेरी दवाई से जरूरी घर का आटा है। तू अपनी सेहत मत खराब कर। आप चिंता मत करो बाबूजी, मेरे हाथ ठंडे हैं पर हिम्मत नहीं। बस 2 टाके और रह गए हैं। तभी कमला काकी दरवाजे पर दस्तक देती है और ठंड से दांत किटकिटाते हुए, अरे कोई है? सुनीता बहन, दरवाजा खोलो, बाहर तो कुल्फी जम रही है। अरे कमला बहन, आओ आओ। मीरा, काकी के लिए अदरक वाली कड़क चाय बना ला। हाय राम, इस साल तो ठंड ने जान ही ले ली है। वैसे मीरा बेटा, तेरे हाथ में जादू है। वो जो तूने मेरी ननद के लिए रजाई का कवर सिला था, वो उसे बहुत पसंद आया। पर एक बात बता, तूने अपने लिए स्वेटर क्यों नहीं बुना अब तक? शुक्रिया काकी, ये लीजिए चाय। मेरे पास वक्त कहाँ है काकी, और ये पुरानी शॉल ही काफी है। स्वेटर का ऊन महंगा आता है। सुन, मेरी एक जान पहचान वाली हैं, शहर से आई हैं। बहुत अमीर तो नहीं लगती, पर उन्हें अच्छे कपड़ों की परख है। उनकी बेटी की शादी है सर्दियों में, तो उन्हें कुछ वेलवेट और ऊनी सूट सिलवाने हैं। क्या तू मिलेगी उनसे? पर ध्यान रखना, वो थोड़ी अजीब हैं। कहती हैं उन्हें सादगी पसंद है, पर नखरे रईसों वाले हैं। जी काकी, काम तो काम है, आप उन्हें भेज दीजिएगा। नखरे तो हम झेल लेंगे, बस मेहनताना मिल जाए। अगले दिन घना कोहरा छाया हुआ था। एक पुरानी सी एम्बेसडर कार जो दिखने में खटारा थी, मीरा के घर से थोड़ी दूर रुकी। उसमें से गायत्री देवी उतरी। उन्होंने एक साधारण सी शॉल ओढ़ रखी थी, लेकिन उनके चलने का अंदाज बता रहा था कि वो साधारण नहीं है। गायत्री देवी ने घर की हालत देखी, टूटी खपरेल, सीलन भरी दीवारें, लेकिन घर में एक अपनापन था। क्या यही रमेश जी का घर है? जी आंटी जी, आइए अंदर आइए। बाहर बहुत पाला पड़ रहा है। लीजिए थोड़ा गर्म पानी और गुड़ खाइए, शरीर में गर्मी आएगी। इतनी गरीबी और इतनी ठंड में भी इस लड़की के माथे पर शिकन नहीं है। हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं, फिर भी मेहमान नवाजी में कमी नहीं। बेटा, मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं। सुना है तुम बहुत अच्छा काम करती हो। जी आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। 2 दिन में आपके कपड़े तैयार हो जाएंगे। वैसे आंटी, ये कपड़ा बहुत महंगा लगता है, शायद पश्मीना है। हमारे गांव में ऐसा कपड़ा कम ही दिखता है। अरे नहीं नहीं, ये तो बाजार में सेल में मिला था, सस्ता ही है। जी ठीक है। उफ, बाहर तो बहुत ठंड है, मेरी शॉल भी पतली है। मीरा अपनी शॉल उतारकर गायत्री को उड़ाते हुए, आंटी जी, आप ये ओढ़ लीजिए, मुझे आदत है ठंड की, आप बीमार पड़ जाएंगी। जीते रहो बेटा। गायत्री देवी अपने घर लौट आती है, जो असल में एक नाटक का हिस्सा था। वहां का दृश्य कुछ और ही था। हीटर के सामने बैठे विक्रम सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। तो कैसी लगी लड़की? विक्रम, हमें जैसी बहू चाहिए थी वो वही है। उसने अपनी ठंड की परवाह न करते हुए मुझे अपनी शॉल दे दी। वो दौलत की भूखी नहीं है, लेकिन क्या ये नाटक करना जरूरी है? बहुत जरूरी है गायत्री। हमारा बड़ा बेटा आकाश जिस लड़की से शादी करके गया, उसने सिर्फ हमारी दौलत देखी। मैं नहीं चाहता आर्यन के साथ भी ऐसा हो।
आर्यन की पत्नी वो होनी चाहिए जो जिंदगी की पतझड़ और ठंड दोनों में साथ निभाए। डैड, मुझे मीरा पसंद है। मैंने उसे बाजार में देखा था। वो बहुत स्वाभिमानी है, लेकिन उसे इस तरह धोखे में रखना। हम उसे धोखा नहीं दे रहे, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। हम उसे बताएंगे कि हम इस पहाड़ी के नीचे बनी उस पुरानी गुफा में रहते हैं और वहां नेटवर्क नहीं आता, बिजली भी कम रहती है। अगर वो उस गुफा की ठंड और असुविधाओं में खुश रही तो ही वो इस राजमहल की असली रानी बनेगी। इसके बाद विक्रम सिंह और गायत्री देवी मीरा के घर रिश्ता लेकर गए। उन्होंने खुद को एक पुराने जमाने का मुनीम बताया और मीरा के पिता रमेश को अपनी गरीबी और गुफा वाले घर के बारे में बताया। शादी बहुत सादगी से हुई। विदाई के समय बर्फीली हवाएं चल रही थी। मीरा आर्यन के साथ एक जीप में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकली। जीप एक पहाड़ी के पास रुकी जहां एक जंग लगा लोहे का दरवाजा था। बहू, यही हमारा घर है। मालिक ने ये पुरानी गुफा हमें रहने को दी है। यहाँ ठंड बहुत रहती है, पर छत पक्की है। भाभी, स्वागत है आपका। उफ, आज तो हीटर भी खराब है। ओह सॉरी, मतलब अंगीठी बुझ गई है। कोई बात नहीं ननद जी, मैं अभी जला देती हूँ। मीरा रसोई की ओर जा रही है। मैं आप सबके लिए कुछ गरम बना लाती हूँ। मीरा ने अपनी पहली रसोई में बाजरे की राब, सर्दियों का सूप बनाई। उसने नोट किया कि आर्यन के हाथ कोमल थे और रिया की फटी रजाई के अंदर पश्मीना ऊन झलक रहा था। अगले दिन मीरा ने आर्यन से मदद मांगी। सुनिए, थोड़ी लकड़ियाँ काट देंगे? बाहर बर्फ ज्यादा है, मुझे डर है कि गीली लकड़ियाँ जलेंगी नहीं। आर्यन कुल्हाड़ी को अजीब तरह से पकड़ते हुए, हाँ, क्यों नहीं। हे भगवान, ये पकड़ते कैसे हैं? रहने दीजिए, लाइए मैं कर देती हूँ। आपके हाथ तो ऐसे हैं जैसे आपने कभी कोई भारी चीज उठाई ही ना हो। आप मुनीम का काम करते हैं या सिर्फ कलम चलाते हैं? वो बचपन में मैं बीमार रहता था ना, इसलिए पिताजी भारी काम नहीं करने देते थे। मीरा को ये बात अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीत गए, ठंड और बढ़ गई। मीरा सुबह 4 बजे उठकर काम करती, लेकिन उसे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी थी। भाभी, आज डिनर में ना लजानिया और गार्लिक ब्रेड, उफ, मेरा मतलब आलू के पराठे बना दो। लजानिया? ननद जी, आपने ये नाम कहाँ सुना? वो मालिक के घर टीवी पर देखा था। थोड़ी देर बाद मीरा कपड़े धोते हुए खुद से बात करती है। हम तो सस्ता साबुन इस्तेमाल करते हैं, फिर इन कपड़ों से लेवेंडर और महंगे परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? और ये कपड़ा, ये खादी नहीं, ये तो प्योर लिनन है। कल कूड़ेदान में वो इम्पोर्टेड चॉकलेट का रैपर भी था। हम गरीब लोग सूखी रोटी खाते हैं और ननद जी चॉकलेट खा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। संदेह के बादल गहराने लगे थे। एक दिन तूफानी बर्फबारी हो रही थी। मीरा को तेज बुखार था, फिर भी वो घर के काम कर रही थी। उसने सास से दवाई के लिए कहा, लेकिन गायत्री देवी ने बहाना बना दिया। मीरा चुपचाप अपने कमरे में लेट गई, लेकिन प्यास लगने पर जब वो उठी तो उसने देखा कि सास गायत्री देवी हॉल के कोने में लगी एक पुरानी अलमारी को खिसका रही है। अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। मीरा दबे पांव पीछे गई और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गई। वो कोई गुफा नहीं, पहाड़ के अंदर बना एक आलीशान बंकर था। हाँ मेहता, करोड़ का सौदा पक्का करो। और सुनो, आज रात के खाने में इटालियन शेफ को बुलाओ। बाहर वाले कमरे में वो गरीब बहू बीमार है, तो हमें थोड़ा चुप रहना होगा। गायत्री देवी अंदर आती है और अपना फटा हुआ शॉल फेंकते हुए कहती है, उफ, थक गई मैं उस ड्रामे से। मीरा को बुखार है, कह रही थी दवाई चाहिए, मैंने टाल दिया। अब कौन इतनी ठंड में बाहर जाए नाटक करने। मॉम, आप भी ना। वैसे भाभी कब तक गरीब बनी रहेंगी? टेस्ट पूरा नहीं हुआ क्या? मुझे बुरा लग रहा है यार, वो सच में बीमार है। हमें उसे बता देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अभी तो असली परीक्षा बाकी है। कल हम कहेंगे कि मालिक ने हमें नौकरी से निकाल दिया है। अब हमें सड़क पर रहना होगा। देखते हैं वो क्या करती है। तो ये सब एक खेल था? मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम, सब इनके लिए एक टेस्ट था? इन्होंने मुझे इंसान नहीं, एक खिलौना समझा। मैं ठंड में ठिठुरती रही और ये हीटर में बैठकर मेरी गरीबी का तमाशा देखते रहे। मीरा का बुखार गुस्से में बदल गया।
अगली सुबह नाश्ते के समय सभी गरीब बनकर टूटी मेज पर बैठे थे। विक्रम सिंह ने अपना आखिरी दांव चला। बहू, एक बुरी खबर है। मालिक ने हमें काम से निकाल दिया है। अब हमें ये गुफा भी खाली करनी होगी। अब हम कहाँ जाएंगे इस बुढ़ापे में? कोई बात नहीं पिताजी, हम सड़क पर रह लेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको असली मालिक से मिलवाना चाहती हूँ। मीरा उठी और सीधे उस पुरानी अलमारी की तरफ गई। उसने जोर से धक्का देकर अलमारी गिरा दी। पीछे का गुप्त दरवाजा सबके सामने था। सन्नाटा छा गया। आर्यन, रिया और गायत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या यही है आपकी गरीबी? क्या यही है वो मजबूरी जिसकी वजह से मैं कल रात बुखार में तड़प रही थी और आप लोग अंदर कॉफी पी रहे थे? बहू, हम तो बस एक शब्द मत बोलिएगा माँ जी। आपने मेरी गरीबी का इम्तिहान लिया, ठीक है, लेकिन आपने मेरी इंसानियत और मेरे आत्मसम्मान को कुचला है। आप लोगों को लगा कि आप पैसे से वफादारी खरीद रहे हैं। नहीं, आप पैसे के घमंड में अंधे होकर दूसरों की भावनाओं से खेल रहे थे। मीरा, प्लीज समझो, हम डरे हुए थे। हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए नहीं आई। आर्यन, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उस दिन तुम्हारी माँ को अपनी शॉल नहीं देती। आपने अपनी सुरक्षा के लिए मेरा सुकून छीन लिया। मीरा मंगलसूत्र उतारकर मेज पर रखते हुए, मैं गरीबी में पली हूँ पिताजी। मुझे ठंड, भूख और कमी की आदत है, लेकिन मुझे धोखे की आदत नहीं है। मुझे ऐसे अमीर ससुराल की जरूरत नहीं है जो दिल से इतना गरीब हो। भाभी प्लीज मत जाओ। मैं जा रही हूँ अपने उस टूटे हुए घर में जहाँ छत टपकती है लेकिन रिश्ते सच्चे हैं। मीरा उस गुफा से बाहर बर्फीले तूफान में निकल गई। एक हफ्ते बाद मीरा के घर के बाहर एक टेंट लगा। आर्यन और उसका परिवार महंगे कपड़े छोड़कर साधारण कपड़ों में वहां आ गया। मीरा, हमने तुम्हारी परीक्षा ली, तुमने उसे पास किया। अब हम अपनी परीक्षा देंगे। जब तक तुम हमें माफ नहीं करती, हम इसी टेंट में इस कड़ाके की ठंड में रहेंगे, बिना हीटर, बिना रजाई और बिना पैसों के। बेटा माफ कर दे, देख कुल्फी जम जाएगी उनकी। नहीं माँ, तपने दो इन्हें। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इन्हें पता चलना चाहिए कि असली ठंड मौसम की नहीं, बेरुखी की होती है। 3 दिन बीत गए। ठंड से उनकी हालत खराब होने लगी। रिया के होठ फट गए थे और गायत्री देवी को बुखार चढ़ गया था। विक्रम सिंह अब अकड़ भूल चुके थे। तब मीरा बाहर निकली, हाथ में अदरक वाली चाय और पुराने कंबल लिए। मैं आप लोगों की तरह पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपका वो गुफा वाला महल नहीं चाहिए। आर्यन अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें अगले 6 महीने तक मेरे साथ मेरे इस गरीब घर में रहना होगा। मेरी तरह मेहनत करनी होगी। अगर 6 महीने बाद भी आप टिके रहे तो मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन उस गुफा में नहीं, बल्कि हमारे अपने घर में। मंजूर है मीरा, 100 बार मंजूर है। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने महंगे सूट त्याग दिए और मीरा के पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। रिया ने मीरा की माँ के साथ बर्तन धोना सीखा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने शिकायत नहीं की। गायत्री देवी ने समझा कि असली गर्मी हीटर में नहीं, अपनों के प्यार में होती है। उस सर्दी ने उनका अहंकार जला दिया और रिश्तों की नई गर्माहट पैदा की। 6 महीने बाद जब वे वापस गए तो वे अब सिर्फ अमीर नहीं थे, वे इंसान बन चुके थे। रामपुर गांव में दिसंबर की एक ऐसी काली रात थी जहां हवा किसी अदृश्य चाबुक की तरह चल रही थी। रामदीन के टूटे फूटे घर की फूस की छत हवा को रोकने में नाकाम थी। कोने में जल रही अंगीठी बुझने ही वाली थी और पूरा परिवार ठंड से सिकुड़ कर बैठा था। बाहर घना कोहरा था और अंदर मौत जैसी खामोशी जिसे सिर्फ कावेरी की खांसी तोड़ रही थी। हे भगवान, रामदीन, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी छाती में जैसे बर्फ जम गई है। क्या हम सारी रात ऐसे ही ठिठुरते रहेंगे? हिम्मत रखो कावेरी। मैंने छत के सुराखों में पुराने बोरे ठूस दिए, पर यह बर्फीली हवा है कि मानती ही नहीं। गरीबी की चादर छोटी हो तो पैर बाहर निकल ही आते हैं।
बापूजी, मुन्ना का बदन तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। देखिए ना, इसके होंठ नीले हो रहे हैं। अगर हम जल्द ही किसी पक्के मकान में नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। पक्का मकान? भाभी, सपने देखना छोड़ दो। मजदूरी के पैसों से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। पक्का मकान कहाँ से बनाएंगे? लगता है ये सर्दी हमारे पूरे परिवार को निगल कर ही जाएगी। भैया, छत से ओस टपक रही है। हमारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे तो बचे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हवा के एक तेज झोंके के साथ 2 अजनबी अंदर आए। उन्होंने महंगी जैकेट और ऊनी टोपियां पहन रखी थी। ये शहर के ठग बिल्ला और राका थे, जो राहत का मसीहा बनकर आए थे। राम राम काका। अरे बाप रे, यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा ठंड है। तुम लोग इंसान हो या पत्थर? इस फ्रीजर में जिंदा कैसे हो? बिल्ला भाई, इसीलिए तो हम सही वक्त पर आए हैं। काका, हम गरीब कल्याण आवास योजना से आए हैं। शहर के पास सपनों की कॉलोनी बन रही है। वहां पक्की छत है, बिजली है और सबसे बड़ी बात, कमरों में हीटर लगे हैं। हीटर? मतलब वहाँ हमें रजाई ओढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? अरे बहू, रजाई तो दूर की बात है। वहां दीवारें ऐसी हैं कि बाहर बर्फ गिरे, अंदर गर्मी रहेगी। बस आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। 15,000 रुपए और इस टूटे घर के कागज जमा कराओ और कल ही नए घर की चाबी ले लो। 15,000? साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। बस कुछ जमा पूंजी है जो बुढ़ापे के लिए रखी थी। ठीक है काका, आपकी मर्जी। मुन्ना को देख लो, बेचारा ठंड से नीला पड़ रहा है। हम तो आपकी मदद करने आए थे, अब ये मौका किसी और को दे देंगे। चलो राका। नहीं, इन्हें मत जाने दो। अगर मेरे पोते को ठंड से राहत मिलती है तो सब दे दो। मैं अब और नहीं सह सकती। बापू, माँ सही कह रही हैं। मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। आप बस हाँ कह दीजिए, अंगूठा लगाइए। हमारी किस्मत बदलने वाली है। ठंड के डर और सुनहरे भविष्य के लालच ने रामदीन की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगाया और अपनी जिंदगी भर की कमाई उन ठगों के हवाले कर दी। अगले दिन परिवार अपना सारा सामान सिर पर लादे, पुराने कपड़ों की गठरी उठाए, घने कोहरे के बीच उस पते की ओर चल पड़ा जो बिल्ला ने दिया था। रास्ता वीरान था और पेड़ों की डालियां कोहरे में भूतों जैसी लग रही थी। भैया, और कितना दूर है? मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। बस पहुंच गए सुमन। उस सामने वाले बोर्ड के पास ही हमारा नया घर होगा। सोचो, वहां पहुंचते ही गर्म कमरे में बैठेंगे। मुन्ना, देख बेटा, तेरा नया घर आने वाला है। फिर तुझे कभी ठंड नहीं लगेगी। रामदीन हैरानी से इधर उधर देखता है। ए भाई सूरज, यहां तो कोई कॉलोनी नहीं दिख रही। यहां तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? बापू, पता तो यही है, पर यहाँ तो सिर्फ एक पुराना बोर्ड लगा है, सरकारी संपत्ति, प्रवेश वर्जित। मकान कहाँ है? तभी वहां से बैलगाड़ी लेकर गुजरते हुए गांव के काका हरिया ने उन्हें देखा और गाड़ी रोकी। अरे रामदीन, तुम लोग यहाँ इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहे हो? इतनी कड़ाके की ठंड में तो यहाँ जानवर भी नहीं आते। काका, यहाँ सपनों की कॉलोनी बनने वाली थी ना, बिल्ला बाबू ने हमें यहीं भेजा है। राम राम। रामदीन, तुम लुट गए। वो बिल्ला और राका शहर के नामी ठग हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते बगल के गांव में भी लोगों को ऐसे ही चुना लगाया था। यहाँ कोई घर नहीं है, ये तो जंगल विभाग की जमीन है। हाय, मैं लुट गई। न घर रहा न पैसा। अब इस जानलेवा सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? मेरा मुन्ना तो मर ही जाएगा। बापू, अब हम क्या करें? पुराने घर वापस नहीं जा सकते। वो कागज तो उनके पास हैं। हम सड़क पर आ गए बापू, सड़क पर। रात गहराने लगी थी और तापमान शून्य की तरफ बढ़ रहा था। परिवार के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे सब एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठ गए। हवा चाकू की धार जैसी तेज थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, घर चलो ना माँ। बेटा, अब हमारा कोई घर नहीं है, बस ये पेड़ ही हमारा सहारा है। सुनिए, सब लोग रोना बंद कीजिए। रोने से गर्मी नहीं आएगी। मेरी बात सुनिए। प्रिया,
तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? हम बर्बाद हो गए हैं और तुम्हें बात करनी है। भैया, मैं अभी जंगल के पीछे गई थी। मैंने देखा कि खरगोश और नेवले जमीन के अंदर बिलों में घुस रहे हैं। मैंने वहां हाथ लगाकर देखा। जमीन के अंदर की हवा बाहर की हवा से गर्म है। मिट्टी ठंड को रोकती है। तो क्या हम बिल में घुस जाएं बहू? इंसान है हम, जानवर नहीं। बापूजी, ये बरगद का पेड़, इसकी जड़ें देखिए, ये किसी गुफा की तरह फैली हुई हैं। अगर हम इन दो बड़ी जड़ों के बीच की मिट्टी को खोद दें और ऊपर से इसे ढक दें तो ये एक प्राकृतिक कमरे जैसा बन जाएगा। पेड़ का तना बहुत मोटा है, ये हवा को रोकेगा और जमीन की गर्मी हमें बचाएगी। बापू, प्रिया भाभी सही कह रही हैं। हमारे पास कुदाल और फावड़ा है। बैठे रहने से तो खून जम जाएगा। हाथ पैर चलेंगे तो गर्मी भी आएगी और शायद जान भी बच जाए। ठीक है बेटा, मरता क्या न करता। चलो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। अगले 3 दिनों तक परिवार ने भूख प्यास भूलकर दिन रात एक कर दिया। सूरज और विजय ने बरगद की जड़ों के बीच गहरा गड्ढा खोदा, जबकि राधा और सुमन ने जंगल से लकड़ियां और पत्ते जमा किए। गांव के कुछ लोग लकड़ी बीनने आए तो उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे देखो, रामदीन का परिवार तो अब जंगली हो गया है। पेड़ की जड़ों में चूहे की तरह बिल खोद रहे हैं। शहर का महल नहीं मिला तो जमीन में घुस रहे हैं। हंसो मत बिमला, मुसीबत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। देखो, उन्होंने जड़ों को दीवारों की तरह इस्तेमाल किया है और ऊपर पन्नी और पत्तों की छत बना दी। ये तो कमाल लग रहा है। तीसरी शाम तक उनका जड़ों वाला घर तैयार हो गया। उन्होंने जमीन पर सूखी घास का गद्दा बिछाया और दरवाजे पर पुरानी बोरियों का पर्दा लगाया। अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। सच कहूँ रामदीन, बाहर तूफान चल रहा है, लेकिन यहाँ अंदर तो रजाई जैसी गर्माहट है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। दादी, ये घर तो जादू का है। यहाँ ठंडी हवा वाला राक्षस नहीं आ सकता। भाभी, तुम्हारा दिमाग मान गए। बाहर हाथ सुन्न हो रहे थे, पर यहाँ अंदर तो पसीना आ रहा है। इसे इंसुलेशन कहते हैं देवर जी। मिट्टी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। हम सुरक्षित हैं। लेकिन बापू, ये कब तक चलेगा? ये जमीन तो हमारी नहीं है। जब तक ऊपर वाला चाहेगा बेटा। कम से कम आज रात मेरा परिवार जिंदा तो है। 1 हफ्ता बीत गया। गांव में ठंड ने कहर बरपा रखा था, लेकिन रामदीन का परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित था। एक सुबह मास्टर आलोक जंगल से गुजरे और धुएं को देखकर रुक गए। कोई है अंदर? रामदीन काका, क्या ये आप हैं? जी मास्टर जी, आइए, अंदर आ जाइए। बाहर बहुत ठंड है। मास्टर आलोक ने अंदर का नजारा देखा तो दंग रह गए। जड़ों को अलमारियों की तरह इस्तेमाल किया गया था और वेंटिलेशन के लिए बांस के पाइप लगाए गए थे। काका, ये तो अद्भुत है। बाहर लोग रजाई में भी कांप रहे हैं और तुम लोग यहाँ मजे में बैठे हो। ये तो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। मास्टर जी, ये सब मेरी छोटी बहू प्रिया का दिमाग है। गरीबी और मजबूरी ने हमें ये हुनर सिखा दिया, पर हम डरते हैं कहीं वन विभाग वाले हमें यहां से निकाल ना दे। कौन निकालेगा? तुम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब मैं लूंगा। मैं आज ही पुलिस थाने जाऊंगा। उन ठगों को अब सलाखों के पीछे होना चाहिए। 2 दिन बाद गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। पुलिस की जीप आई और उसमें से हथकड़ी लगे बिल्ला और राका उतरे। मास्टर आलोक और पुलिस इंस्पेक्टर उनके साथ थे। रामदीन जी, ये लीजिए अपने घर के कागज़ और आपके 15,000 रुपए। इन दोनों ने कबूला है कि इन्होंने आपको ठगा था। रामदीन, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी मदद करने के बजाय मजाक उड़ाया। लेकिन मास्टर जी ने बताया कि तुमने जंगल में कैसा घर बनाया है। पूरा गांव तुम्हारी तारीफ कर रहा है। भाई वाह रामदीन, हमने तो पक्की ईंटों के मकान में भी इतनी ठंड नहीं रोकी जितनी तुमने उन जड़ों के बीच रोक ली। हमें भी दिखाओ अपना महल। पूरा गांव जुलूस की तरह जंगल गया। जड़ों वाले घर को देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। हाय, यहाँ तो सच में गर्मी है। हम तो बेकार ही हंस रहे थे। ये बहू तो बहुत गुणवान निकली। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको असली पक्का मकान मिलेगा। लेकिन मेरी राय है कि इस जड़ों वाले घर को मत तोड़ना। ये एक मिसाल है। 1 साल बाद
वहीं बरगद का पेड़ अब गांव का आकर्षण केंद्र था। रामदीन अब अपने पक्के मकान में रहते थे, लेकिन गर्मियों की दोपहर में वे अक्सर उसी पेड़ के नीचे खाट बिछाते। प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ जीना सीखो। ये पेड़ हमें छांव भी देता है और मुसीबत में छत भी। पक्के मकान में शरीर तो रहता है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इसी जड़ों वाले घर में बसती है। इसने हमें उस वक्त बचाया जब इंसानों ने हमें ठुकरा दिया था। ये सिर्फ घर नहीं, उम्मीदों की जड़ें हैं। और ये मेरा जादुई किला है दादाजी। सब हंस पड़े। ठिठुरती ठंड और धोखे ने उस परिवार को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया था।